हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अधिगम जीएस। 3 फरवरी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके सामने है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। किस देश की सेना ने उस देश का शासन अपने हाथ में ले लिया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम। तो इसमें म्यांमार ऑप्शन आपका सही है। और म्यांमार जो कि पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था और यहाँ के लोग बर्मीज कहलाते थे और इसकी कैपिटल उस समय रंगून हुआ करती थी। फिर बाद में जब इसका नेम चेंज हुआ, बर्मा की जगह से म्यांमार कहा जाने लगा, तो इसकी जो कैपिटल है यांगो बनाई गई। लेकिन बाद में फिर यांगो का नाम बदल करके नेपिडा रख दिया गया। तो इसमें वर्तमान में इसकी जो राजधानी है वो नेपिडा के नाम से जानी जाती है। कुछ चीज़ें और इससे रिलेटेड आपको हम बता देना चाह रहे हैं। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िए भी और सुनिए। अगर आप पढ़ते भी और साथ में सुनते भी हैं तो आपकी मेमोरी में ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका है कि म्यांमार की सेना ने, जो कि अभी रिसेंट में 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट कर दिया है और 1 साल के लिए वहाँ पे आपातकाल की स्थिति को घोषित कर दिया गया है। सेना और वहाँ कई महत्वपूर्ण नेताओं ने मिल करके, जो म्यांमार की काउंसलर थी आंग सान सू की को हिरासत में ले लिया गया है और इनके बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत परिचित ही होंगे। ये जो महिला है आंग सान सू की, ये बहुत ही प्रभावशाली महिला है और इनके साथ में कई सारी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी रही। खैर उसकी बात हम कभी बाद में करेंगे। उसके बाद आप देखिए, ये थर्ड है आपका पॉइंट, सेना ने नए चुनाव की भी घोषणा की है जो आपातकाल समाप्त होने के बाद होंगे। सेना जिसने लगभग 5 दशकों तक इस देश पर शासन किया है और नागरिक सरकार, मतलब सेना और नागरिक सरकार का मिला जुला यहाँ पे जो प्रशासन है वो चलता रहा है। और ये जो तनाव आया नागरिक और सरकार के बीच में, जो आपसी तनाव के चलते हुए जो नवंबर के चुनाव हुए थे उन पर कुछ धोखाधड़ी हुई थी और उसका आरोप जो था वही कारण बना है आंग सान सू की को पदस्थ करने का और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। आप एक चीज़ और आपको बता दूं मैं कि जो स्टेट काउंसलर होता है वो प्राइम मिनिस्टर के इक्वल में होता है। ये ऐसी पोस्ट होती है जो किसी भी राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है। अब आगे आप जान लीजिए, जो ये देश है म्यांमार, इसकी पहले राजधानी यांगो हुआ करती थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में इसकी राजधानी जो है वो परिवर्तित हो गई है और ये नेपिडा करके इसका नाम है। यहाँ की जो मुद्रा है, जो करेंसी है, वो म्यांमार कैट चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीति आयोग ने किस द्वीप के लिए एक धारणी विकास की योजना तैयार की है? धारणी मीन्स होता है सतत विकास, मतलब कोई विकास जो है वो धीरे धीरे चलता रहता है, कंटिन्यूअसली, मतलब उसमें डेवलपमेंट की स्थिति बनी रहती है। तो यहाँ ऑप्शन आप देख रहे हैं, लिटिल अंडमान आइलैंड, लक्षद्वीप, गंजाम और दमन। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है लिटिल अंडमान। अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। लिटिल अंडमान आइलैंड जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड का ही एक हिस्सा है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि वहाँ का जो क्षेत्र है और वहाँ का जो प्राकृतिक संरचना है उसका उपयोग करते हुए उसका सतत विकास करना। और इस योजना के अंदर जो है एक सिटी का डेवलपमेंट करना, न्यू कोस्टल सिटी ऑफ ग्रीनफील्ड, जो कि एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बन सके और सिंगापुर और हांगकांग जैसे शहर से compete कर सके, उनसे प्रतिस्पर्धा कर सके। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा और आपको जानकारी दे दें। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जैसा कि आप जानते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश का और इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। और इसका जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट जो है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, मतलब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसको कहा जाता है, वो यहीं अंडमान और निकोबार आइलैंड पे है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। यहाँ की एक प्रमुख जनजाति है, ट्राइबल जो है, वो है जारवा। जारवा करके एक जनजाति यहाँ पाई जाती है। और दूसरी एक जो है, एक और यहाँ की खूबी है, वो है दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ
जो कि लेदर बेक नाम से जाना जाता है, वो यहीं पाया जाता है। ये आप देख रहे हैं जैसा, ये लेदर बेक दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ, जो कि हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड पे ही पाए जाते हैं। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक यहाँ की जाति है जिसका नाम है सेंटिनेलिस जाति, मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब्स। मोस्ट आइसोलेटेड मीन्स होता है बिल्कुल एकांत, मतलब ये अभी किसी भी चीज़ से, किसी डेवलपमेंट से या किसी भी चीज़ से परिचित नहीं है, बिल्कुल इनकी दुनिया अपनी अलग थलग है और ये सबसे एकांत, समझिए एकांतवास करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। और हमेशा जो जीएस कंपटीशन होता है या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जब ट्राइबल्स की बात होती है तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय तट रक्षक की वर्षगांठ कब मनाई जाती है? वर्षगांठ समझते हैं आप, एनिवर्सरी कब मनाई जाती है? तो ये आपका जो है आंसर, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका है 1 फरवरी। 1 फरवरी जो है हमारे भारतीय तटरक्षक की वर्षगांठ के रूप में मनाई जाती है। तटरक्षक मतलब जो हमारी समुद्री सीमाएं हैं वहाँ की रक्षा करने के लिए जो रक्षक बनाए गए हैं, जो गार्ड बनाए गए हैं, उनकी स्थापना। और इसको आप समझ लीजिए और अच्छे से, इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 ईस्वी पहले हुई थी, जो कि आज से 44 साल पहले की बात है। तो इसीलिए 1 फरवरी को इसका जो है दिवस के रूप में, मतलब वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इसकी सेवाएं क्या क्या है, ये किस किस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देता है? तो वह है कानून प्रवर्तन, तटीय गश्ती, समुद्री सीमा संरक्षण, मतलब समुद्री सीमा का संरक्षण करता है। जितने भी तटीय प्रदेश है मतलब उनको, वहाँ पे गश्ती मतलब वहाँ पे ड्यूटी ये करता रहता है। समुद्री खोज और बचाव, मतलब समुद्र में जो जितनी भी खोजें चलती रहती हैं उनमें भी इनका सहयोग रहता है। और अगर वहाँ पे कुछ ऐसी आपदाएं आती हैं तो उससे बचाव और राहत कार्य में भी ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इनकी विशालता कितनी है इसमें देख लीजिए आप, 15,714 जो है वो एक्टिव पर्सनल, मतलब इतने लोग इसमें एक्टिव रहते हैं हमेशा। 197 वेसल्स हैं, मतलब जो ये उसमें यूज़ करते हैं, जहाज है जो भी है यूज़ करते हैं। 44 इनके एयरक्राफ्ट हैं। जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका जो आदर्श वाक्य है, सूत्र वाक्य जो होता है वो है वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट, मतलब हम सबकी रक्षा करते हैं। इससे ही रिलेटेड कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जैसे हमारे देश में 3 सेना है, सेना के 3 अंग हैं, उसमें इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है और इंडियन नेवी है। तो इंडियन आर्मी डे हमारा 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इंडियन नेवी डे है वो आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण दिवस हैं हमारी सेनाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 में कब मनाया गया? ये हर साल मनाया जाता है। वेटलैंड्स ऐसे भूभाग जो कि हमेशा पानी से घिरे रहते हैं या वहाँ पे पर्याप्त मात्रा पानी की बनी रहती है। तो ये हर साल जो है हमारा 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है ये प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। आइए अब 2 फरवरी के इतिहास के बारे में भी बता देते हैं। 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक शहर जिसका नाम रामसर है, वहाँ वेटलैंड्स कन्वेंशन को अपनाया गया था और तभी से जो है प्रतिवर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड्स के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड 2021 की जो थीम है इस बार की वो है वेटलैंड्स एंड वाटर। जैसे हमारे पर्यावरण तंत्र में बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो हमारे पर्यावरण को बैलेंस किए रहते हैं, उसी में ये एक वेटलैंड्स भी आता है। मतलब जो आर्द्र भूमि होती है, थोड़ी सी नमी वाली भूमि होती है, मतलब यहाँ पानी हमेशा बना रहता है। तो ये ऋतु या मौसम चक्र के अनुसार भी रहते हैं और परमानेंटली भी ये पानी से भरे रहते हैं। और इस भूभाग में जैसे आपके मैनग्रोव वाले जंगल आते हैं जहाँ दलदली भूमि होती है, तो ऐसे क्षेत्र बहुत सारे हैं। और इसमें एक चीज़ और आपको मैं मेंशन कर देती हूँ कि हमारे देश में जो है वो 42 वेटलैंड्स बताए गए हैं।
हमारे देश में 42 वेटलैंड्स है। पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में जितने भी वेटलैंड्स घोषित किए गए हैं उनकी संख्या जो है वो 42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी करंट में इस साल का बजट पेश किया गया है और हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये 2021 के अपने बजट भाषण में एक नीति का उल्लेख किया है जिस नीति का नाम है वाहन स्क्रैपिंग। तो ये नीति कब से प्रभावी मानी जाएगी? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आप देख लीजिए और जो सही ऑप्शन है वो है आपका 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2021 से वाहन स्क्रैपिंग नीति जो है वो प्रभावी हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और बता दूं कि ये स्क्रैपिंग पॉलिसी है क्या। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें मतलब जितने भी लोग हैं उनका जो व्यक्तिगत वाहन होगा उसकी फिटनेस जांच, मतलब वो सही प्रकार से चल रहे हैं कि नहीं, प्रदूषण के तहत मतलब प्रदूषण से रिलेटेड कोई उसमें परेशानी तो नहीं है। तो जितने भी स्वचालित केंद्र बनाए जाएंगे वहाँ पे जो व्यक्तिगत वाहन होंगे उनको 20 साल बाद उसकी स्क्रैपिंग करानी होगी और जितने भी वाणिज्यिक मतलब जो ट्रांसपोर्ट व्यापार से संबंधित हैं उनको 15 साल बाद परीक्षण कराना होगा। तो हर 20 साल बाद व्यक्तिगत जिनके वाहन है और हर 15 साल पे जितने वाणिज्यिक वाहन है, ट्रांसपोर्ट हैं जिनसे सामान जो है लाया ले जाया जाता है, तो वो लोग अपने वाहनों का परीक्षण कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने किस शब्द को 2020 के हिंदी शब्द का नाम दिया है? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। कुछ लोग इसमें जो नाम दिए गए उनसे परिचित भी हैं और कुछ लोगों ने तो सही ऑप्शन भी ढूंढ लिया होगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है आत्मनिर्भरता, और आत्मनिर्भरता को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। और ये शब्द तब पहचान में आया है, सुर्खियों में तब आया जब पीएम नरेंद्र मोदी ने बार बार अपने वक्तव्यों में, भाषण में उन्होंने आत्मनिर्भर शब्द का उपयोग किया और लोगों को आत्मनिर्भर बनने की सलाह भी दी। तो इस प्रकार से ये आत्मनिर्भर शब्द जो है वो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा 2020 के लिए मान्यता दे दी गई है। और 2019 में जो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा जिस शब्द को मान्यता मिली थी वो था संविधान। तो इस शब्द को भी हिंदी मान्यता मिल चुकी है। मतलब ये किसी भी ऑफिशियल वर्क में कहीं भी ज़रूरी नहीं कि इसका इंग्लिश आप लिखें, आप अगर संविधान लिख देते हैं तो वो भी परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 के अपने बजट भाषण में एक मानव रहित अंतरिक्ष मिशन की बात की है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें ये मिशन कौन सा है? इसमें ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन बी गगनयान मिशन है। इस मिशन के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। जैसा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 के अपने बजट भाषण में इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन गगनयान के बारे में बताया है, इसकी घोषणा की है कि कब ये लॉन्च किया जाएगा। तो दिसंबर 2021 में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन 2020 में ही लॉन्च किया जाना था, निर्धारित किया गया था, पर कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा और अब ये मिशन जो है पुनः दिसंबर 2021 में लॉन्च करने की बात बताई गई है, घोषित कर दी गई है। तो इस प्रकार से गगनयान मिशन नाम का ये पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन होगा। और 2022 में जब हमारी आज़ादी का 75वां साल होगा तो उस समय एक मानवीय मिशन भी बनाया गया है जिसकी लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपया है। और इसका उद्देश्य है कि इसमें 3 सदस्यीय दल को 5 से 7 दिनों की अवधि के लिए, मतलब 5 से 7 दिन के लिए 3 लोगों के दल के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाना तय हुआ है। तो ये हमारा प्रस्तावित मिशन है। अभी फ़िलहाल 2021 में दिसंबर में हमारा पहला मानव रहित गगनयान मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष यात्री एजेंसी ने 2021 के अंत में अपने पहले सभी नागरिक अंतरिक्ष यात्री मिशन का शुभारंभ करने का ऐलान किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका
स्पेस एक्स। इस एजेंसी के बारे में आपको बता दें, ये एजेंसी जो है वो एलन मस्क द्वारा स्थापित एजेंसी है और इस कंपनी द्वारा 1 फरवरी 2021 को ये घोषणा की गई है कि 4 निजी व्यक्ति, मतलब 4 कोई भी व्यक्ति एक क्रू ड्रैगन की सहायता से पृथ्वी की कक्षा में जा सकेंगे और इस मिशन को 2021 की चौथी तिमाही में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। चौथी तिमाही का मतलब है कि जैसे अब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो जो चौथा मतलब इसका पोषण भाग होता है जिसमें 3 महीने आते हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो मंथ में ये लक्ष्य रखा गया है कि वहाँ पे 4 निजी व्यक्तियों को एक ड्रैगन क्रू कैप्सूल द्वारा पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा और ये दुनिया का पहला सर्व नागरिक अभियान करार दिया गया है। यहाँ पे एलन मस्क के बारे में थोड़ा जान लीजिए आप। एलन मस्क जो कि दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं और इन्होंने सबसे पहले शुरुआत जो की थी वो एक मनी ट्रांसफ़र सुविधा से की थी। मीन्स जो ऑनलाइन पेमेंट होती है तो उसको आज पेपाल के नाम से जाना जाता है। फिर इन्होंने 2002 में स्पेस एक्स नाम की एजेंसी जो है उसकी स्थापना की, जो कि एरोस्पेस से रिलेटेड मिशन जो है उस पर काम करता है। 2003 में इन्होंने टेस्ला कंपनी, उसके CEO ये नियुक्त हुए और आज टेस्ला नंबर 1 पे है। और अभी हाल में ये 2016 में हाइपर लूप नाम की एक कंपनी की स्थापना इन्होंने की है, उसकी शुरुआत की है। इस प्रकार से जो एलन मस्क है वो आज की न्यू जनरेशन के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और जो टोनी स्टार्क, आपने इनका नाम सुना होगा, जो कि आयरन मैन के नाम से भी फेमस है, उनका जो कैरेक्टर है एलन मस्क से बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो इस प्रकार से एलन मस्क जो है दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में और अपनी प्रतिभा और मेहनत से एक अनोखा मुकाम हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीसीसीआई ने किस ट्रॉफी को 87 साल के अंतराल में पहली बार रद्द किया है? तो जो आप क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है आप इंडिया, उसने जो है रणजी ट्रॉफी को, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहे हैं और उसमें जो है रणजी ट्रॉफी, इसको उन्होंने रद्द कर दिया है। इस प्रकार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में 87 साल में पहली बार इसने जो अपने प्रथम श्रेणी के घरेलू टूर्नामेंट है जिसका नाम रणजी ट्रॉफी है उसका आयोजन नहीं करेगा। और राज्य इकाइयों की बहुमत की इच्छा के अनुसार बीसीसीआई ने विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन करने का फैसला किया है। इसके अलावा उसने वीनू मंकर ट्रॉफी के लिए अंडर 19 नेशनल वनडे टूर्नामेंट और साथ ही विमेंस नेशनल 50 ओवर टूर्नामेंट करवाने का भी फैसला लिया है। अब आइए बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ल। और अभी रिसेंटली 30 जनवरी 2021 को सचिव के रूप में, जो इसके सेक्रेटरी के रूप में जय शाह को नियुक्त किया गया है और जय शाह जो है वो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के सुपुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए विश्व बैंक ने किस देश के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किया है? यहाँ पे 4 देश आपको दिख रहे हैं, तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका बांग्लादेश। इस प्रकार 1 फरवरी 2021 को बांग्लादेश सरकार ने पश्चिमी क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों के उन्नयन, उनके विकास के लिए और उनकी कनेक्टिविटी संपर्क को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौता किया है जिस पे उसने हस्ताक्षर किए हैं। और इस परियोजना के तहत जो है पश्चिमी क्षेत्र में 2 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। यह परियोजना तेज और विश्वसनीय इंटरनेट सेवा सुनिश्चित करने के लिए राजमार्ग के साथ फाइबर ऑप्टिक केबल की स्थापना को भी आगे बढ़ाएगी। मतलब ये यातायात के क्षेत्र में तो विकास करेगी ही करेगी और इंटरनेट सेवा को भी और सबल बनाएगी। बांग्लादेश के बारे में कुछ और जानकारी आपको दे दें। बांग्लादेश जो कि हमारे पूर्व में
पड़ोसी देश है। और इसके राष्ट्रपति जो है वो है अब्दुल हमीद। यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो है शेख हसीना। और यहाँ की राजधानी है ढाका। और मुद्रा जो है यहाँ की है वो है बांग्लादेशी टका। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी वीडियो आने वाले हैं वो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।